हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिर्ज़ापुर अकेडमी पर। आज की क्लास में हम प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे, संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो इन सब क्वेश्चन को जानने के लिए चलिए हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं। तो चलिए हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना के कुछ इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि मैंने आपको ये पहले भी पढ़ाया था कि 1946 में 13 दिसंबर को नेहरू जी ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी बोला जाता है। यही जो रिजोल्यूशन था, इसी को हमने प्रस्तावना के तौर पर 1949 में संविधान में जोड़ा था। कई सारे जानकारों ने प्रस्तावना को कुछ अन्य नाम भी दिया है, तो चलिए हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला है परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड। तो एन पालकीवाला ने ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा है। तो ये एन पालकीवाला जी ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है। उसके बाद हम देखेंगे संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये प्रस्तावना को बोला जाता है। इसे समरी, जैसा कि हम जानते हैं कि जो समरी होती है वो किसी भी स्टोरी का एक शॉर्ट फॉर्म होता है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इतना बड़ा संविधान है, उसे अगर हम जल्दी से और सही तरीके से अगर समझने की कोशिश करें तो हम अपनी प्रस्तावना को देखेंगे। प्रस्तावना में हमें जितने भी हमारे संविधान में हमें न्याय दिए गए हैं, उस न्याय के बारे में बात की गई है। जितने भी अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में बताया गया है। तो ये सब चीज़ें हमें संविधान प्रस्तावना में देखने को मिलती है। तो चलिए हम बिना देर किए अपने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं। तो हमें देख सकते हैं उद्देशिका जो है हमारी, ये भारत का संविधान की उद्देशिका जिसे कि प्रस्तावना कहते हैं, उसमें हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी हाईलाइटेड वर्ड हैं, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये सारे शब्दों को अलग से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संविधान में इनमें से कौन से शब्द हैं, कौन से शब्द नहीं हैं। आपको 3 शब्द यहाँ से दे दिया जाएगा, एक अलग से दे दिया जाएगा और पूछ लेगा कि कौन से शब्द को प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। तो इस तरीके से आपको ये सारे वर्ड्स को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। उसके बाद हम देखते हैं हमारे संविधान में हमें 3 तरीके के न्याय दिए गए हैं। तो वो न्याय है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये भी सीक्वेंस से पूछा जाता है कि सबसे पहले हमें कौन सा दिया गया है, उसके बाद कौन सा दिया गया है, उसके बाद कौन सा दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले हमें सामाजिक सोशल जो है जस्टिस वो दिया गया है, उसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस दिया गया है, उसके बाद पॉलिटिकल जस्टिस दिया गया है। तो इसे हम देख सकते हैं कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये सीक्वेंस है इसका। 3 तरीके का न्याय दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं हमें स्वतंत्रता दी गई है। किस बात की स्वतंत्रता दी गई है, तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये हम देखते हैं कि हमारे जो आर्टिकल 19 है, वहाँ हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया जाता है। तो वहाँ से हमें ये विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो किसी भी धर्म को भारत का नागरिक मान सकता है, राज्य उसमें किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये हमारी स्वतंत्रता है। उसके बाद हम देखते हैं समता, इक्वलिटी किस चीज़ की है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता। मतलब कि हमें किसी भी वर्क को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है। चाहे आप अंबानी के बेटे हों या आप किसी गरीब के बेटे हों, आप कोई भी हों, आपको बराबर अधिकार दिया जाएगा कि आप अपने आप को ऊपर ले आएँ। ये हम देखेंगे, हमें अनुच्छेद 16 में ये चीज़ें अवसर की समता देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो हर व्यक्ति को डिग्निटी का समान अवसर दिया जाएगा और उसके अलावा जो राष्ट्र की एकता और अखंडता है, हर किसी को ये बनाए रखने के लिए उनका कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखें। उसके बाद देखते हैं हम दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे संविधान निर्माता थे, संविधान निर्माताओं ने जिस दिन इस पर हस्ताक्षर किए, मैंने आपको ये बताया था कि 26 नवंबर 1949 को 284 मेंबरों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो उन्होंने ये हस्ताक्षर किया और उन्होंने ये बताया कि इस दिन 26 नवंबर 1949 को हम अपने संविधान को एतद द्वारा, एतद मतलब कि जो भी लोग वहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने भी सिग्नेचर किया, वो इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत मतलब कि उसे अडॉप्ट करते हैं और अधिनियमित मतलब कि उस दिन इस संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था, इसका मतलब यह उसे अधिनियमित कर दिया गया। और तीसरी चीज़ हुई आत्मार्पित, मतलब कि खुद को सौंपते हैं। ये चीज़ें हो गई। ये हमारा प्रियम्बल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक एक जो इंपॉर्टेंट जो हाईलाइटेड वर्ड हैं, प्री में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और मेंस में तो इसके हर एक वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ें। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो शब्द है हम भारत के लोग,
हम भारत के लोग जो है वो संविधान का स्रोत है। अगर हम कहें कि हमारे संविधान का स्रोत कौन है, तो भारत के लोग, क्योंकि जो भी संविधान सभा के संविधान के निर्माता थे, वो जो लोग थे उन्हें भारत की जनता का प्रतिनिधि चुना गया था। इसलिए इसकी जो इसका जो पावर है वो भारत की जनता में है। तो भारत के लोग ही संविधान के स्रोत हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्वरूप। तो हमारे जो नेचर, जो हमारी जो प्रस्तावना है उसका नेचर क्या है, तो उसका नेचर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न मतलब ये हुआ कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। कोई भी विदेशी राज्य भारत पर दबाव नहीं बना सकता कि वो उसके प्रभाव में काम करे। उसके बाद देखते हैं समाजवादी। तो हमारा जो संविधान है वो समाजवादी संविधान है। समाजवादी का मतलब यहाँ है, ये समाजवादी दो तरीके का होता है, एक होता है मार्क्सवादी समाजवाद और एक होता है गांधीयन। तो हमने इसको गांधी जी और नेहरू जी के विचारों से प्रभावित होकर समाजवाद को अपनाया था। उसके बाद देखते हैं पंथ निरपेक्ष। और ये हमारे संविधान की खूबसूरती है कि हिंदू बाहुल्य होने के बावजूद भी हिंदुओं की तरफ ना झुककर हमारा संविधान हर किसी को बराबरी का अधिकार देता है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसकी उपासना कर सकते हैं, यहाँ राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र का मतलब हुआ कि जनता द्वारा जनता के लिए। तो हम इससे समझ सकते हैं कि हमारा जो संविधान होगा वो जनता द्वारा निर्मित होगा और वो जनता के लिए निर्मित होगा। इसके लिए होगा लोकतंत्र। उसके बाद हम देखते हैं गणराज्य। तो गणराज्य का मतलब एक ऐसा राज्य जिसमें कि जो हेड ऑफ स्टेट है, जैसे हेड ऑफ स्टेट यानी कि जो भी हेड ऑफ स्टेट है, जैसे पीएम हो गए या प्रेसिडेंट हो गए, तो ये जनता के द्वारा चुन कर आएंगे, ना कि ये कुलीन तंत्र होगा कि जैसे कि ब्रिटेन में हम देखते हैं कुलीन तंत्र है, एक रानी के बाद उनके परिवार की ही कोई क्राउन उनको ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ऐसी सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ गणराज्य है और हमारे यहाँ जो भी हेड ऑफ स्टेट होगा उसका चुनाव किया जाएगा जनता के द्वारा। ये हो गए हमारे स्वरूप। तो हमारे स्वरूप में हमको क्या क्या देखने को मिलेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ये शब्द हमारे संविधान के स्वरूप को दर्शाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य हम देखेंगे न्याय देना हमारे प्रस्तावना का उद्देश्य है, जो कि हमें 3 तरीके का न्याय देता है, समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद हम देखते हैं स्वतंत्रता देता है। स्वतंत्रता किस चीज़ के लिए देता है, तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। विश्वास और धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता हमारी प्रस्तावना हमें देती है, जो कि हमारे संविधान में नीति है। उसके बाद हम देखते हैं समता। इक्वलिटी किस बात का है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता। हर व्यक्ति को ये समान अधिकार होगा कि वो अपना विकास कर सके। तो यहाँ पर मैंने आपको ये प्रीएम्बल का पूरा जो डेफिनेशन है ये मैंने आपको समझा दिया है। इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन है। हम ये देखते हैं कि पहले प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता था, उसके बाद प्रस्तावना को कब से संविधान का भाग माना जाने लगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। इससे रिलेटेड 2 वाद हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उसे हम समझेंगे। और हम ये देखेंगे कि क्या प्रस्तावना को अमेंड किया जा सकता है, उसमें संशोधन पॉसिबल है या नहीं। ये चीज़ें अभी हम थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद क्लास खत्म होगी। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि क्या प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, तो हाँ, इसको संशोधित किया जा सकता है और एक बार किया भी गया है। हम ये देखेंगे कि प्रस्तावना को एक बार संशोधित किया गया है, वो भी 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें संशोधन करके इसमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। यहाँ से ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा, अगर प्रस्तावना से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहीं से पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन में कौन से शब्दों को जोड़ा गया था या कौन से शब्दों को नहीं जोड़ा गया था। तो आप ये संशोधन का नंबर, संशोधन का ईयर और संशोधित किए गए 3 शब्दों को याद रखना होगा, जिसमें कि समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। थोड़ा सा हम ये प्रस्तावना के कंपैरिजन को देख लेते हैं। ये देखिए, ये है अब का 1976 में जब अमेंड करके 3 शब्द जुड़ गए थे वो संविधान है, और ये है 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू किया गया था, प्रस्तावना है वो है। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर है सोशलिस्ट, सेकुलर। सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, सेकुलर यानी कि पंथ निरपेक्ष, और एक शब्द है इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। तो हम ये देखेंगे कि आप देखिए, पहले जो शब्द थे वो सॉवरिन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक शब्द थे, लेकिन यहाँ पे सेकुलर शब्द नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर सोशलिस्ट और सेकुलर दोनों नहीं, यहाँ पे सॉवरिन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है, यहाँ पर आपको सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड नहीं मिलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ नेशन दिया है और यहाँ पर यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन दिया है। तो ये 3 शब्द जो थे वो जोड़े गए थे। उसके बाद थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। प्रस्तावना से संबंधित यहाँ पर मेन होगा प्रस्तावना से संबंधित वाद, जो कि बेरूबारी वाद 1960 का। इस वाद में बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है।
ये संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसे आर्टिकल 368 के द्वारा इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में केशवानंद भारती वाद आया और जिसमें ये कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है, क्योंकि जिस तरीके से हमने संविधान को जिस प्रोसीजर के द्वारा अपनाया था उसी प्रोसीजर से हमने प्रस्तावना को भी अपनाया था और उस पर हस्ताक्षर किया गया था। उस वक्त प्रस्तावना संविधान का भाग था, इसलिए प्रस्तावना संविधान का भाग है और संविधान प्रस्तावना में संशोधन पॉसिबल है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। जो संविधान की प्रस्तावना में जो मूल ढांचे वाले शब्द हैं उसे नहीं छेड़ा जा सकता। संविधान में या प्रस्तावना में पॉजिटिव जो है पॉजिटिव चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, लेकिन उसमें से डिलीट नहीं किया जा सकता और ना ही उसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं। तो हमारी ये जो प्रस्तावना है यहाँ पर ख़त्म होती है और मैंने प्रस्तावना को आपको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आसानी से बता दिया है। तो आप अगर 2 से 3 बार इसको पढ़ लेंगे तो पूरी प्रस्तावना अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। और हमारी इस चैनल पर और भी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें रवि सर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, विभा मैम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रही हैं, हिमांशु सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं और प्रीनू मैम आपको हिंदी पढ़ा रही हैं और क्लासेस बहुत ही अच्छी चल रही हैं। तो आप क्लासेस का लाभ उठाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन में कौन से शब्द को जोड़ा गया था।